नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। दिल्ली से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी मुख्यालय पर आज बड़ी बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की होगी। बैठक आज शाम बीजेपी मुख्यालय पर बैठक की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर होगा मंथन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें बीजेपी की तरफ से ये आपको बता दें महा बैठक होने जा रही है। महामंथन किया जाएगा, जिसमें आगे की जो पूरी रणनीति है कि किस तरह से क्या कार्य किया जाएगा, आगे चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसमें आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले, ये तमाम चीजें हैं जिन पर चर्चा होगी। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की ये बैठक होने जा रही है और आज शाम बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक संपन्न की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी इस बैठक में। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि बीजेपी की तरफ से ये बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। आज शाम को ये बैठक आयोजित होने जा रही है, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में संपन्न की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें तमाम मंत्री और नेतागण भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और इस बैठक में चर्चा का जो विषय है वो होगा आगामी चुनावों को लेकर और आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं उसको लेकर तमाम जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी इस बैठक में। दिल्ली से पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। पीयूष, आप किस तरह से देखा जा रहा है ये बैठक होने जा रही है? महा बैठक का नाम दिया गया है क्योंकि इस बैठक के अंदर तमाम जो आगामी कार्यक्रम है या आगामी चुनाव होने जा रहे हैं उन सभी को लेकर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है करीब 4 बजे के बाद ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में एक रणनीति बनाई जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को बूथ लेवल पर किस तरीके से मजबूत किया जा सके। चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि जब बूथ लेवल का कार्यकर्ता मजबूत होगा तभी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जिला स्तर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर मजबूती मिलेगी। उसके बाद राज्य स्तर पर बीजेपी को और भी मजबूत किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को लेकर आज समीक्षा करेगी जहां पे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कम मार्जिन से वहां से जीते थे। इसके साथ ही चूंकि इस पूरे बैठक की अध्यक्षता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, तो तमाम जो राष्ट्रीय महासचिव है अगर उनको किसी भी तरीके से समस्या है या कोई सुझाव है वो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अवगत कराते हुए नजर आएंगे। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई चीजें इस दौरान निकलकर सामने आएगी। बताया जा रहा है कि कई सांसदों की, जो कि मौजूदा सांसद हैं, उनके टिकट को भी भारतीय जनता पार्टी काट सकती है, खासतौर पे उन सांसदों की जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर चली गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जाने हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इस बैठक की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय महासचिवों में चाहे तरुण चुग की बात करें, दुष्यंत गौतम की बात करें, इसके साथ ही अन्य भी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। एक साझा रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में ना सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात करें बल्कि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इसके दृष्टिगत भी कहीं ना कहीं ये जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई बैठक करती है तो कई महत्वपूर्ण फैसले भी लेती है और संभवतः इसमें भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई महत्वपूर्ण फैसला भी कहीं ना कहीं इस दौरान ले सकती है। क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जीत दर्ज करनी है तो जो विधानसभा के चुनाव जहां जहां होने वाले हैं वहां पे बीजेपी को अपनी मजबूत स्थिति बनानी होगी और इसी के तहत कहीं न कहीं रणनीति लगातार बनाई जा रही है। आपने पिछले कुछ महीनों में देखा, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, अगर हम बीते 3 से 4 महीनों की बात करें तो इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में करीब 3 से 4 बैठकें भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होती है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
तमाम लोगों, चाहे तमाम बीजेपी के अलग अलग जो मोर्चा है, युवा मोर्चा की बात करें या महिला मोर्चा की बात करें, ऐसे तमाम मोर्चों के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाल ही में एक बैठक की थी। तो अलग अलग नेताओं के साथ, अलग अलग मोर्चों के साथ लगातार बीजेपी बैठक कर रही है और बीजेपी की यही खासियत रही है कि जब भी किसी एक राज्य में चुनाव खत्म होता है या कोई लोकसभा चुनाव खत्म होता है तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। और यही कारण है कि बीजेपी पिछले कुछ सालों में अपने आप को बीजेपी ने काफ़ी मजबूत किया है और एक के बाद एक कहीं ना कहीं लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं। आज भी जो बैठक होगी उसको लेकर कहीं ना कहीं यही चर्चा की जा रही है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो बीजेपी की ओर से लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही जो जिन नेताओं को, खासतौर पे केंद्रीय मंत्रियों की बात करें या केंद्रीय राज्य मंत्रियों की बात करें, उनको प्रवास कार्यक्रम के लिए भेजा गया था, तो उस प्रवास कार्यक्रम से बीजेपी क्या इंटरनल सर्वे भी बीजेपी चूंकि ये आमतौर पे कराती रहती है, उस प्रवास कार्यक्रम बिल्कुल क्या कुछ जो सर्वे का नतीजा है ये भी सामने आ जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे पीयूष आपसे, लेकिन इस बीच आगे बढ़ेंगे और एक और अहम अपडेट, जहां मैनपुरी और रायबरेली में बीजेपी की बड़ी रणनीति, सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी उतारेगी बड़ा कैंडिडेट। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां डिंपल यादव को हराने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेता करेंगे मंथन और इन संसदीय क्षेत्रों में होंगे बड़े कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के होंगे बड़े कार्यक्रम। इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले करेगी। आज बीजेपी के महासचिव हारे हुए सीटों को लेकर बैठक करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, जिसके बाद आज बीजेपी के महासचिवों की तरफ से जो हारे हुए हैं उस बूथ को लेकर, बिल्कुल हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं। पीयूष, अब जिस तरह से देखें कि बीजेपी की तरफ से वैसे तो हर एक पल उनका चुनावी पल होता है, चुनावी मोड होता है, लेकिन इससे पहले अब बीजेपी की तरफ से एक और रणनीति बनाई जा रही है और यहाँ पर जितने भी संसदीय क्षेत्र उनमें अलग अलग बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से रणनीति बना रही है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत कर नहीं आया है, पिछली बार लोकसभा चुनाव की बात करें या कोई उपचुनाव हुआ है वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीता है, वहां पे बीजेपी को किस तरीके से और मजबूती मिल सके इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है। जितने भी हाई प्रोफाइल सीट हैं, चाहे रायबरेली की बात करें, चाहे मैनपुरी की बात करें, चाहे देश के अलग अलग इलाकों में जहां पे कोई दिग्गज चेहरा, खासतौर पे विपक्ष का कोई नेता वहां से सांसद है, वहां पे बीजेपी की नज़र है, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। और रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में अगर हम या मैनपुरी की बात करें, दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत कैंडिडेट को उतार सकती है लोकसभा चुनाव में। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव होते हैं, जब नामांकन की तारीख होती है, उससे कुछ दिन पहले ही कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की घोषणा करती है। लेकिन अभी सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी फिलहाल मिल रही है कि इन हाई प्रोफाइल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने कैंडिडेट को उतार देगी ताकि उस कैंडिडेट को पूरा मौका मिले वहां पे चुनावी तैयारी करने के लिए, अपनी रणनीति बनाने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आज भी एक बैठक है, इसमें भी चर्चा हो सकती है। लेकिन रायबरेली की बात करें, मैनपुरी की बात करें, चाहे सोनिया गांधी को चुनौती देना हो, चाहे डिंपल यादव को चुनौती देना हो, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जब प्रत्याशियों के, जब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी करेगी चुनाव से पहले, तब कहीं ना कहीं उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, इसके साथ ही तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज चेहरे हैं, खासतौर पे जिन चेहरों को पिछली बार स्टार प्रचारक की सूची में रखा गया था, उनके वहां पे दौरे कराए जाएंगे, रैलियां कराई जाएंगी, जनसभाएं कराई जाएगी। तो निश्चित रूप से जितने भी हाई प्रोफाइल सीट हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी वहां पे काबिज नहीं है या वहां से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का सांसद नहीं है, वहां पे बीजेपी का खासा फोकस इस बार कहीं ना कहीं रहने वाला है और इसको लेकर बीजेपी लगातार रणनीति भी बना रही है। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से तो रणनीति अक्सर ही बनाई जाती है चुनावों को लेकर, क्योंकि इस बार देखना होगा कि कौन सा ऐसा मजबूत जो कैंडिडेट है वो उतारती है। रायपुर और मैनपुरी में फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए पीयूष बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ेंगे खबरों में। सुपौल कलेक्ट्रेट परिसर स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिला समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सुपौल सांसद दिलीश्वर कामत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सुपौल जिलाधिकारी कौशल कुमार, पुलिस अधीक्षक शैशव यादव सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं निर्मल्य विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पिपरा विधायक रामविलास कामत, सुपौल विधायक से सूबे के ऊर्जा मंत्री के प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद यादव मुख्य रूप से हिस्सा लिया। इस बैठक में बाढ़ का जो मुद्दा था मुख्य रूप से छाया रहा। समिति के सदस्यों ने बीते बाढ़ के दौरान जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना की तो कई जरूरी सुझाव भी दिए। बताया गया कि तटबंधन के भीतरी इलाकों में जहां कैंप लगाना संभव नहीं है, वहां बोट एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है और वहीं गंदे पानी की वजह से फैलने वाले संक्रमण रोगों से रोकथाम के लिए डीडीपी का छिड़काव करवाया जा रहा है। इसके अलावा गृह क्षति के मद्देनजर सर्वे के कार्य में भी तेजी लाई जाएगी। चौदह तारीख को और 25 तारीख को इस सुपौल जिला में बाढ़ आई है, उसकी समीक्षा बैठक किए और उसमें बाढ़ की जो राहत है, क्या क्या उसमें राहत सामग्री पहुंची गई है, उसकी समीक्षा पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा किए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुपौल के जिला प्रशासन को, जो 14 तारीख को जो यहाँ आपको बाढ़ आया था, जिसमें 4,62,300 क्यूसेक पानी आया था और पुनः 25 को 4,14,000 क्यूसेक डिस्चार्ज हुआ था। उसमें हमारे इस सुपौल जिला के जो 5 जो है अंचल प्रभावित हुए और उसमें 27 जो है उसमें पंचायत उसमें प्रभावित हुए। उसी का डिस्चार्ज बढ़ा है। 14 तारीख को आया था, 25 तारीख को 2 दिन 4,14,000 डिस्चार्ज और 4,62,000 आया था। इस समय वर्तमान में 27 पंचायत के 306 वार्ड प्रभावित हैं और सभी प्रभावित लोगों के लिए अभी 27 जगह में कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक 40,000 लोगों ने भोजन किया है। हम लोग अभी 16,295 ड्राई राशन पैकेट्स हम लोग डिस्पैच कर चुके हैं इन पंचायतों में जहाँ पे कम्युनिटी किचन नहीं चल रहा है, जहाँ चलाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा और पैकेट्स हमारा बन रहा है, हमारे 2 राहत केंद्र है जहाँ पे बन रहा है, तो अभी फिर डिस्पैच करेंगे। इसमें 3 किलो चूड़ा, 1 किलो चना और आधा किलो हम लोग चीनी देते हैं और हैलोजन टेबलेट। आगे बढ़ेंगे खबरों में। जो औरंगाबाद के देव प्रखंड के सूखन बिघा में बना कोयला नहर पर बरसों पुराना पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण लगभग सैकड़ों लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बच्चों को स्कूल आने जाने में 2 किलोमीटर चलकर जाना पड़ रहा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों का सभी खेत उससे पार है और हम लोगों को खेती करने के लिए भी अब 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि हम लोग इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन से लेकर विधायक तक से आवेदन कर चुके हैं, लेकिन आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। तो बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और साथ ही एक कंटेनर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब की इस बड़ी खेप की बरामदगी NH 129 पर ओबरा थाने क्षेत्र के शंकरपुर चेकपोस्ट के पास की गई। और बता दें कि पुलिस ने जब कंटेनर की जांच की तो उसमें गुप्त तहखाना मिला और आपको बता दें कि तहखाना खोला तो इतनी बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई कि इसे देखकर पुलिस दंग रह गई। जानकारी के मुताबिक कंटेनर से अलग अलग ब्रांड के कुल 281 पेटी बरामद की गई और शराब के साथ ही आपको बता दें कि जब्त कर ली गई है शराब को और 281 पेटी जो शराब है वो जब्त की गई है। वहीं मामले में पुलिस ने कंटेनर और शराब दोनों को ही जब्त कर लिया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल गिरफ्त में आए ड्राइवर से अभी भी पूछताछ जारी है।
आगे बढ़ेंगे जहां राष्ट्रीय खेल दिवस आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे दिल्ली के नेशनल स्टेडियम। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अनुराग ठाकुर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के नेशनल स्टेडियम हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी है। अनुराग ठाकुर ने इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां अनुराग ठाकुर की तरफ से ये श्रद्धांजलि अर्पित की गई है हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां अनुराग ठाकुर ने हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये बड़ी अपडेट है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे दिल्ली की नेशनल स्टेडियम हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि सौंपी है। साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अब दिल्ली पहुंचे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये श्रद्धांजलि अर्पित की है और दिल्ली के नेशनल स्टेडियम पहुंचे हैं, जहां उनको पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इंडियन अलायंस की अगली बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। इस बैठक से सबसे पहले एनसीपी पार्टी और शरद पवार के दो तरफे बयानों ने खूब चर्चा बटोरी है। अपने आने वाले 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक में एनसीपी पार्टी का क्या कुछ रहेगा और किस तरीके की तैयारी शुरू है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने पुणे के एनसीपी के शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है इस दौरान उनका, सुनाते हैं आपको। आज इंडिया अलायंस होने जा रहा है, इस बात का पुणे में जरूर फायदा होगा। भाजपा के साथ जो गए, बीजेपी के जो आज के अलायंस है, अजित दादा का एक ग्रुप है, उसके साथ एकनाथ जी शिंदे का ग्रुप है, उनका एक साथ मिलना ये कॉमन पब्लिक है और हमारे अलायंस के बारे में लोगों में काफी सारा अट्रैक्शन है और मुझे आशा है, इस बात का मुझे भरोसा है कि आने वाले दिन ये इंडिया अलायंस के लिए पुणे में, महाराष्ट्र और भारत में काफी अच्छे होंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज से बड़ी अपडेट। सपा नेता गुलशन यादव हुए गिरफ्तार। कुंडा पुलिस ने प्रयागराज से गुलशन यादव को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज के कर्नलगंज में गुलशन की गिरफ्तारी हुई। विजय प्रताप सिंह के मामले में NBW हुआ था जारी। जेठवाड़ा थाने के लिए रवाना हुई कुंडा पुलिस। 2022 चुनाव में कुंडा से सपा प्रत्याशी थे गुलशन। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चले आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर विरोध दर्ज कराने पहुंचे महंत अखिलेश यादव के खिलाफ मौर्य ने कार्रवाई की मांग की। साथ ही आपको बता दें, महंत पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर के बाहर। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद महंत खुद पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर के बाहर।
स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान से तंग आकर अयोध्या के एक महंत जो है वो अब लखनऊ आए हैं। अब लखनऊ आकर अखिलेश यादव से शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं कि अखिलेश यादव से शिकायत करेंगे। मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने जा रहा हूँ। मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने जा रहा हूँ। पहचाने नहीं क्या हमको? स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ देखिए, पत्रकारों को बुलाया थोड़ी जाता है। पत्रकार लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ है। क्या समाजवादी पार्टी को पत्रकारों से कोई इतराज है? नहीं, हम ये कह रहे हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या हम उनसे नहीं मिल सकते हैं? एकदम मिलवाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैं उनसे नहीं मिल सकता हूँ? पूर्व मुख्यमंत्री है, क्या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, क्या मैं उनसे मिल नहीं सकता हूँ? एकदम मिलेंगे, नियमता मिलेंगे। मैं उनसे आइए तो माननीय अखिलेश यादव जी के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मुझे मिलने के लिए मना कर रहे हैं। पता नहीं इनको क्या डर है। हाँ, चूंकि माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सपा मुखिया हैं, तो कोई भी व्यक्ति उनसे शिष्टाचार भेंट कर सकता है। देखिए, हम तो आज उनसे इसलिए मिलने जा रहे हैं कि जनहित के मुद्दे उठाए जाएं, धर्म और धर्म ग्रंथों को राजनीति में न घसीटा जाए। चूंकि सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी से मेरा विश्वास है कि जब मैं मिलूंगा तो जरूर इस पर रोक लगेगा। तो हम हाँ, तो देखिए, कई बार उनके तरफ से मना किया गया है कि धर्म ग्रंथों पर कोई टिप्पणी न की जाए। बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य चुप हो गए थे। जैसे नहीं, कल माननीय डिम्पल जी ने कहा है कि उनके बयान से हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। माननीय डिम्पल जी का कल बयान था। तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने जा रहा हूं, उनके सुरक्षा कर्मी नहीं मिलने दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर से बड़ी अपडेट। एसएसपी श्लोक कुमार ने किया निरीक्षण। देर रात को सादी वर्दी में हकीकत जानने के लिए पहुंचे थाना पहासू का किया औचक निरीक्षण। कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, शस्त्रागार आदि का औचक निरीक्षण किया। थाने प्रभारी को अभिलेख पूर्ण कराने आदि आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां थाने का निरीक्षण करने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। साथ ही कंप्यूटर कक्ष, इसके साथ का इन सभी चीजों का निरीक्षण किया। रायबरेली में एक कलयुगी भाई ने बहन पर किया जानलेवा हमला। लात घूंसे और दांतों से काटा। बहू लहूलुहान हुई। बहन हमले में घायल हुई। युवती को आपको बता दें, युवती के परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है और खाना बनाने को लेकर भाई ने अपनी ही बहन पर हमला कर दिया था। और आपको बताते चले कि बहरवा कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि बहन भाई में ही आपस में ये लड़ाई हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में